वक्त है गुड न्यूज टुडे पर आपको देश की बात सुनाने का। आत्मनिर्भर बनना किसे अच्छा नहीं लगता। जब एक छोटा बच्चा भी अपने पैरों पर खड़े होकर पहली बार चलता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाती हूं जो तमाम मुश्किलों और बंधनों को तोड़कर आत्मनिर्भर बनने की मिसाल पेश कर रहे हैं। कहते हैं प्यार बांटने से बढ़ता है। प्यार से दुनिया बदल जाती है। प्यार सिर्फ इंसान की नहीं, बेजुबान जानवरों की भी जरूरत है। वे भी प्यार की भाषा समझते हैं और बदले में खूब प्यार लुटाते हैं। पर क्या कोई सड़क पर घूमने वाले स्ट्रे डॉग से इतना प्यार कर सकता है जितना वो अपने बच्चों से करता है? ऐसा कर रही हैं यूपी के नोएडा में रहने वाली विभा चुग। मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुकी विभा स्ट्रे डॉग्स के लिए मां से कम नहीं है। चलिए चलते हैं अपने रोजमर्रा के सफर पर, अपने ऑफिस में। आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या अनोखी बात है जो आपको हम अपने ऑफिस में लेके जा रहे हैं। तो चलिए वहीं दिखाते हैं कि क्या अनोखापन है हमारे सखा के ऑफिस में। आइए। माँ को पाकर जैसे बच्चे खुश होते हैं, वैसे ही विभा चुग को देखकर लड्डू और बर्फी के चेहरे खिल उठते हैं। लड्डू काची काची, मम्मा को खा लो, मम्मा को खा लो बस। लड्डू बर्फी ही नहीं, ऑफिस के रास्ते में दिखने वाला हर एक स्ट्रीट डॉग विभा का टकटकी लगाए इंतजार करता है, क्योंकि विभा उन्हें सिर्फ खाना नहीं देती बल्कि माँ की तरह उन पर प्यार लुटाती है। ऑफिस में घुसने से पहले मिली मोहिनी को देखिए, कैसे विभा का प्यार पाकर इमोशनल हो गई। विभा का स्ट्रे डॉग्स के साथ प्यार बांटने का यह सिलसिला 2 साल पहले कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुआ, जिसने न सिर्फ इन जैसे कई बेजुबानों की जिंदगी बदल दी बल्कि कई गरीब परिवारों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना दिया। आज नोएडा के निठारी में विभा ने अपनी अलग ही दुनिया बसा दी है, जहां जानवर और इंसान के बीच प्यारा रिश्ता है जिसमें सब खुश रहते हैं। विभा बताती है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिन डॉग्स को वो नापसंद करती थी वही एक दिन उनकी दुनिया बन जाएगी। बचपन से मुझे स्ट्रे डॉग से बहुत डर लगता था, बहुत नफरत थी डॉग से, क्योंकि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई हूँ जहाँ पर अगर डॉग आकर वहां पर बैठ जाता था गेट के बाहर तो मेरे पापा कहते थे ओ ठंडा पानी लाओ, डॉग के ऊपर डालो, इसको भगा दो। जब मेरी बेटी 8 साल की 10 साल की थी तो मेरी बेटी ने बोला कि अब मुझे तो घर में एक कंपनी चाहिए और मुझे एक डॉग चाहिए ही चाहिए। तो हमारे घर में ये कोको जी आ गए और इन्होंने आकर मम्मा की जिंदगी बदल दी पूरी, क्योंकि ये तो आके घर में मम्मा से ही चिपक गए। मम्मा ने कहा था ये बेड पे नहीं आएंगे, आज ये सारे घर में घूमते हैं। मम्मा ने कहा कि मम्मा इनकी सूसू पोटी साफ नहीं करेगी तो मम्मा ही करती है। पापा जी तो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं। इनके आने के बाद मुझे ब्रीड डॉग से प्यार हो गया। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं डॉग लवर बन गई, लेकिन मैं ब्रीड के डॉग से जो मेरा डर था मेरे मन में वो निकल गया। विभा बताते हैं कि कुत्तों के लिए उनका प्यार कई लोगों को पसंद नहीं आता था। हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे 5 स्ट्रे डॉग्स के लिए लड़ाई लड़ने वाली विभा को अपनी फैमिली का बायकॉट तक झेलना पड़ा। यहाँ तक कि लोगों ने अपने बच्चों को विभा की बेटी के साथ खेलने से भी मना कर दिया, लेकिन विभा ने हार नहीं मानी।
नीचे सबने मेरा बाइकआउट कर दिया, इससे खेलने से भी बच्चों को मना कर दिया कि आप कायना से नहीं खेलेंगे क्योंकि उसकी मम्मी सारे स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाती है। तो इसने बोला मम्मी नीचे सब डॉग्स भौंक रहे हैं, आप जाके खाना क्यों नहीं डालती हो? मैंने बोला बच्चे मैं अब थक चुकी हूँ ये लड़ाई लड़ते लड़ते। उस दिन मेरी बच्ची ने जो मुझे जवाब दिया वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबके सुनने लायक है। मेरी बच्ची ने कहा मम्मी आप तो सही काम कर रही हो, आप गलत क्या कर रही हो? और आप कब से लोगों से डरने लग गई कि अगर वो कह रहे हैं कि आप खाना नहीं खिलाओगी तो आप नहीं खिलाओगी? आप कोई चोरी नहीं कर रही हो। और अगर आप डरने लगी हो तो लाइए मुझे दे दीजिए ये खाने का डिब्बा, मैं जाकर नीचे खाना खिलाकर आऊंगी। मुझसे कोई बोले या ना बोले ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये भूखे नहीं रहेंगे। बस उस दिन के बाद जब आपको अपने परिवार का सहयोग मिल जाता है, इससे बड़ा क्या चाहिए। जाहिर है विभा ने स्ट्रे डॉग्स के साथ जो सफर शुरू किया था उसे आगे बढ़ाना उतना आसान नहीं था। 5 स्ट्रीट डॉग्स की देखभाल से शुरू हुआ सफर हर दिन बढ़ता जा रहा था। विभा को हर महीने 40,000 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे थे। ये खर्च इनकी जेब पर भारी पड़ने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप किसी काम को अच्छी नीयत से शुरू करते हैं तो उसे पूरा करने के लिए रास्ते भी खुल जाते हैं। बेटी की परवरिश के लिए नौकरी छोड़ने वाली विभा ने भी नहीं सोचा था कि जिन स्ट्रीट डॉग्स की देखभाल के लिए वो अपनी जेब से खर्च कर रही हैं, वही एक दिन उन्हें अपना बड़ा बिजनेस सेटअप करने में मदद करेंगी। वही स्ट्रीट डॉग्स कई परिवारों की खुशियों की वजह बन जाएंगे। स्ट्रे डॉग्स की दुनिया में प्यार के रंग भरने वाली विभा के ऑफिस में भी कई रंग बिखरे नजर आते हैं। यहाँ काम करने वाली महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान है, सुकून है। लड्डू, बर्फी और मोहनी के बीच बैठकर ही ये लोग हंसी खुशी अपना काम करते हैं। क्रोशिया से बुनाई कर कोई डॉग स्वेटर बनाता है, कोई अलग अलग तरह के टॉयज और राखी। आज इन आइटम्स की देशी नहीं विदेशों में भी बड़ी मांग। विभा ने सखा नाम का एक फाउंडेशन बनाया और उसके साथ ही ये ऑफिस शुरू किया। धीरे जब ये मेरा प्यार इनके लिए बढ़ रहा था, हर घर का एक बजट होता है। मैंने ये सफर अपने पति से 10,000 रुपए महीने पर शुरू किया था। ये 40,000 रुपए महीना पहुंच चुका था। तो मेरे पति ने हाथ खड़े कर दिए कि अब मैं इसके बाद तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता हूं, तुम्हें इनसे इतना ही प्यार है तो तुम अपने आप क्यों नहीं कुछ करती हो, इनके लिए कुछ कमाओ और इनको जितना मर्जी प्यार करो। फिर 400 डॉग्स क्या 4,000 डॉग्स पालो। तो तब सखा का जन्म हुआ। विभा मानती है कि उनका बिजनेस बढ़ाने में स्ट्रे डॉग्स लकी चार्म साबित हो रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। पीछे एक ऐसा महीना आया फरवरी का कि हमारे पास ना बहुत दिन हो गए थे कोई ऑर्डर नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो मैं इनसे डिस्कस कर रही थी कि कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। तो द्रौपदी ने कहा कि दीदी हम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि कुछ अपना टोना टोटका उतारते हैं। तो रेखा ने कहा हाँ हम ना लाल मिर्चें जलाएंगे और दीदी यहाँ पे नींबू मिर्ची टांग देते हैं। तो जब वो नींबू मिर्ची टांगने के लिए इन्होंने वो शनिवार वाले बाबा जी को बुलाया, तो ये जो हमारे लड्डू बर्फी हैं, इन्हें लगा पता नहीं वो हमारे ऑफिस से क्या उतार के ले जाने आए हैं। ये दोनों पड़ गए उसके पीछे और वो बेचारा डर के भाग गया और बोल के गया तुम्हारे ऑफिस में कभी नींबू मिर्ची टांगने नहीं आऊंगा। तो देखिए हमने क्या बना दिया कि अब तो हमारी दुकान में क्या कईयों की दुकान में नहीं जाएगा। 5,000 रुपए की ऊन के साथ 5 महिलाओं से शुरू हुआ विभा का बिजनेस अब 70 महिलाओं को रोजगार दे रहा है। कई महिलाएं मानती हैं कि इन स्ट्रे डॉग्स की वजह से उनकी जिंदगी में खुशियां आई हैं। मैं सिलाई उलाई का काम करती हूँ दीदी। फिर मैं जो 1.5 साल पहले मुझे दीदी मिली, दीदी के पास मैंने काम शुरू करा क्रोशिया का। और फिर हमारा यहाँ ऑफिस है, यहाँ पे हमने फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे ये होगी हैप्पी है। हम उसे बहुत प्यार करते हैं। पहले बहुत डर लगता था, अब तो हमसे भी अच्छा खाना खाता है। यहाँ मैं घर में बैठी थी लॉकडाउन में, तो मेरे को कोई बताया था जैसे काम होता है, तो मैं इधर आई तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। और मैं 3 बेटे को लेकर रहती हूँ अकेला घर पे। प्यार करना आसान है
लेकिन उसका मेंटेनेंस बहुत मुश्किल। विभा जी, जिनको पहले डॉग से नफरत थी, जब प्यार हुआ तो पूरे जुनून के साथ हुआ, और जुनून ऐसा कि स्ट्रे डॉग्स को खिलाने पिलाने के लिए एक नया बिजनेस तैयार कर दिया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि प्रकृति ने सब कुछ सेट करके भेजा है। हर इंसान, हर जानवर एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे के काम जरूर आता है, लेकिन एक इंसान और जानवर के बीच प्यार भरा रिश्ता कैसे बनता है, ये विभा चुग ने बताया। आगे अरमान ये कि स्ट्रे डॉग्स के लिए एक सेंचुरी बने, देखना ये है कि सपना कब और कैसे पूरा होता है। चलिए अब आपको सीधे विभा जी से ही मिलवाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार रवीना जी, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मेरा पहला और आखिरी प्यार जो स्ट्रे डॉग्स हैं उसके तहत बातचीत करने के लिए। जी बिल्कुल। वैसे विभा जी आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने इसका शुरुआत कैसे किया? देखिए रवीना जी, कभी ऐसे सोचा नहीं था कि ये मेरा मिशन है लाइफ का। मैं इसीलिए शायद धरती पे आई हूँ। लेकिन आज से 3 साल पहले जब मेरी सोसाइटी में एक जो स्ट्रे डॉग होते हैं सोसाइटी के अंदर रहने लग जाते हैं, उसे किसी ने टांग पे इतनी जोर से डंडा मारा कि उसकी टांग टूट गई। तो मुझे पहली बार इस चीज का एहसास हुआ कि एक वॉइसलेस को आप इस तरह से कैसे मार सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आप उसे पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ आप एक इंसान होने के नाते आप उसे मार कर भगाना चाहते हैं। पहले हमने जंगल काटे, इनके घर ले लिए, हम यहाँ आ गए, बड़ी बड़ी इमारतें बना ली, लेकिन इन बेचारों का क्या, इन बेजुबानों का क्या, ये कहाँ जाएं? जी। तो उस एपिसोड ने मेरे दिल पर इतनी गहरी छाप छोड़ी। उस दिन मैंने अपनी सोसाइटी में पहली बार ये बोला कि आज के बाद ये बच्चे अनाथ नहीं हैं 5। इन बच्चों की एक माँ है, उसका नाम है विभा चुग। बहुत तो आप किसी भी क्रूरता का इनके ऊपर किसी भी क्रूरता को अपनाने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि इन बेजुबानों के पास आज के बाद एक बुलंद आवाज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विभा जी, मैंने सुना है कि आपने अपने इस मिशन के जरिए बहुत सारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। ये कैसे आपने अचीव किया? देखिए रवीना जी, जब मैं इन भूखे कुत्तों की सेवा के लिए बाहर निकली तो 5 कुत्तों से जो ये सफर शुरू हुआ कोरोना के दौरान, ये 250 कुत्तों तक पहुंच गया, क्योंकि हर सड़क पर कुत्ते भौंकते थे रात को, क्योंकि उन्हें जो खाना खिलाने वाले थे, जो पालने वाले थे, वो थे मोमो वाला, ब्रेड वाला, चाय वाला, वो रातों रात अपने गांव चले गए। अब इन बेचारों को क्या पता कि ये कहाँ चले गए। तो जब ये रात को भूखे रोते थे तो मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं इनको धीरे धीरे मैंने अपनी सोसाइटी के चारों तरफ फीडिंग करानी शुरू की। लेकिन हर कुत्ते का इलाका होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो जब सामने की गली से कुत्ते भौंकते थे तो मैं उन्हें ये नहीं कह सकती थी कि मैं इन्हीं सब 10 को ही खिलाऊंगी, तो सामने जाना शुरू किया, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, करते करते मैं कब 10 किलोमीटर का एरिया कवर करने लग गई मुझे भी नहीं पता चला। और धीरे धीरे मेरी जो इनको जैसे खाना खिलाना, फिर इनकी दवाइयाँ देना, फिर इन्हें न्यूट्रिंग कराना, जैसे जैसे मैं इनके प्यार में पड़ती गई मुझे इनकी बेसिक ज़रूरतों का पता चलता गया। लेकिन उसके लिए बहुत पैसा चाहिए था। जब कोरोना में मैंने इस तरफ देखा कि मनुष्यों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेडीज़ की जॉब जा चुकी थी, निठारी गाँव में लेडीज़ भूखी मर रही थी, तब मन में आया कि एक ऐसा को एग्जिस्टेंस का मॉडल क्यों ना तैयार करूं कि जिससे इन महिलाओं को भी रोजगार मिले और मैं अपने भूखे कुत्तों के लिए भी कुछ खाना कमा पाऊं। तो क्योंकि मैं यूरोप में अपने पति के साथ काफ़ी रही हूं, तो मुझे पता है कि वहां पे क्रोशिया और सिलाई के काम की क्या वैल्यू है। हमारे यहाँ तो घर घर में क्रोशिया और सिलाई चलाना आता है, लेकिन सिर्फ कमी है तो एक उसे फैशन ब्रांड बनाने की। क्योंकि अगर आज आप पुरानी तरह से किसी को कहें कि ये आप प्रोडक्ट खरीद लीजिए क्योंकि ये किसी गरीब महिला ने बनाया है या इसके पीछे ये कॉज है, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि लोग जब ये प्रोडक्ट खरीदें तो वो प्राउड फील करें कि हमने ये प्रोडक्ट खरीदा है। तो इसी के तहत हमने काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट की। हमारे इंडिया की क्रोशेट क्वीन है चारू मल्होत्रा, उन्होंने भी 6 महीने तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आकर ट्रेनिंग दी। मैंने खुद खूब सारे यूट्यूब चैनल ज्वाइन किए, स्पेनिश में कई मैंने कोर्सेज किए, उनको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया ताकि ये महिलाएं उनको समझ पाएं, इन्हें नए नए तरीके सिखाए। मैं खुद कलर कॉम्बिनेशन बनाती हूँ, मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ
और मुझे आज आपके सामने कहते हुए ये बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम इंडिया की पहली कंपनी हैं जो डॉग्स के लिए हाथ से बुने हुए स्वेटर्स बनाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अहम बात कही आपने और मैं आशा करती हूँ कि आपको और भी कामयाबी मिले। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड मोर पावर टू यू। बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। गॉड ब्लेस ऑलवेज। लाइफ में जब हम बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो दिलो दिमाग में कई ख्वाहिशों के साथ ये सवाल भी लगातार घूमता है कि हम अपने पैरों पर कब खड़े होंगे, कब अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे, कब अपने मन का काम करेंगे। लेकिन ये मुकाम हासिल करना आसान नहीं होता। उन लोगों के लिए तो ये और भी मुश्किल हो जाता है जो शारीरिक और मानसिक तौर पर आम लोगों से अलग होते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जब इंसान ठान ले तो उसकी सारी कमियां पीछे छूट जाती हैं और वो दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। झारखंड की राजधानी रांची में दो दोस्त भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। रांची के डंगराटोली चौक के पास लगने वाला चाट का ये स्टॉल आते जाते लोगों का ध्यान खींचता है, क्योंकि इस स्टॉल को लगाने वाले दो लड़के स्पेशल हैं। संदीप पाठक और नितेश पाल नाम के ये दोनों दोस्त सुन और बोल नहीं सकते, लेकिन आज पूरे शहर में इनका काम बोल रहा है। लोग इनकी बनाई चाट के चर्चे सुन रहे हैं और चाट खाने के लिए इनके स्टॉल पर पहुंच रहे हैं। अपनी बनाई चाट के चटखारे लेने वाले ग्राहकों की मुस्कुराहट देख संदीप और नितेश के चेहरे भी खिल जाते हैं। प्याज नहीं चाहिए तो वहाँ मना कर सकते हैं। तो ये हर रॉ मटेरियल को लेकर आते हैं और खुद से यहाँ सब काम कर रहे हैं। जाहिर तौर पे अब इनका ये जो कार्ट है और कियोस्क जो है वो पूरे शहर में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। और जिस तरह से ये कर रहे हैं और जो इनका जज्बा है, जिस तरह से ये इन्होंने हिम्मत जुटाया है और फर्म डिटर्मिनेशन और कन्विक्शन है, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो ये ट्राई करने के लिए आए हैं इनका। यस सर। तो इंटरैक्ट करने में कोई परेशानी हुई, बात करने में कोई परेशानी हुई इनसे? नो सर। कैसे ऑर्डर किए? यहाँ देख के ऑर्डर कर दिए? यस सर। तो देखिए ये आसान है इनके यहाँ ऑर्डर करना। हाँ, इशारा नहीं, शुरू में हम बोल रहे थे, हम ध्यान नहीं दिए ना। अच्छा, ये हमको इस टाइप का इशारा किया तो हम समझ गए, फिर पढ़ के फिर बता दिए जी। मुस्कुराते हुए सेवा किसे कहते हैं, इनसे सीखना चाहिए। इनके चेहरे पर कभी किसी ग्राहक ने शिकन नहीं देखी होगी, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। पर इनकी चमक के पीछे की सच्चाई जब लोग समझते हैं तो उनकी नजरों में संदीप और नितेश की इज्जत कई गुना बढ़ जाती है। ग्राहक इनके काम की तारीफ करते हैं, इनका हौसला बढ़ाते हैं और इनसे प्रेरणा भी लेते हैं। आज इलाके में इनकी अच्छी पहचान है। तमाम दुश्वारियों के बाद भी ये अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, पर इनके लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि उनके घर वालों को ये मंजूर नहीं था कि उनके बेटे सड़क पर चाट का ठेला लगाएं या इस तरह के दूसरे काम करें। संदीप ने पहले चाय बेचने समेत कई दूसरे काम में हाथ आजमाया, लेकिन कामयाबी नहीं और निराश होने लगा। ऐसे में संदीप के बड़े भाई शुभम पाठक ने उन्हें मोटिवेट किया और आगे बढ़ने की राह दिखाई। बड़े भाई का सपोर्ट पाने के बाद संदीप और उनके दोस्त नितेश ने चाट का स्टॉल लगाना शुरू किया। उन्होंने स्टॉल पर साफ सफाई से लेकर ग्राहकों की हर जरूरत का ध्यान रखा, जिसका नतीजा पॉजिटिव आया। संदीप जहां अकेले नाकाम साबित हो रहे थे, वहीं दोस्त नितेश का साथ पाने के बाद आगे बढ़ने लगे। दोनों के चेहरे आत्मविश्वास से भर गए। ये सारे काम जो है एक जैसे हैं, ओके। हमें बस दुनिया में लोगों की नीड को पूरा करना है, वो कोई भी जरूरत हो, सारे काम एक जैसे हैं। हमें ये नहीं सोचना है काम छोटा बड़ा अगर करने लगे हैं तो हम कुछ नहीं लाइफ में कर पाएंगे। तो मैंने सजेशन दिया कि कुछ अपना बिजनेस चालू करो। तो मैंने इंस्पिरेशन लिया था। आज मैं देख रहा हूँ चाय सूटा बार खुल रहा है, MBA चाय वाला चला रहा है अपना बिजनेस। संदीप के बड़े भाई इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि ग्राहकों को डील करने में इन दोनों को दिक्कतें आ सकती है। इसके लिए उन्होंने स्टॉल पर बेहतर इंतजाम किए ताकि ग्राहक और दुकानदार के बीच किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप न हो।
ये दोनों अभी पापड़ी चाट का बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें ये अपने घर के सामने रोड पर एक छोटा सा कार्ट लगाते हैं, फूड कार्ट, जिसमें ये पापड़ी चाट बेचते हैं। पर प्लेट का दाम 20 रुपया होता है। ओके, और नहीं बोलने के बावजूद, नहीं सुनने के बावजूद इन्हें इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इनके छोटे से स्टार्टअप में कि हर कोई इनके पापड़ी चाट को खा रहा है और सराह रहा है। और हर रोज ये बच्चे जो हैं वो 600, 700, 800 रुपए से ज्यादा कमाई कर रहे हैं। अपने दम पर जिंदगी जीने का जज्बा दिखाने वाले संदीप और नितेश आज लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इंसान चाहे तो कोई भी कमी या अड़चन उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ख्वाहिशों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती, या यूं कहिए कि ख्वाहिशों के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। इंसान ताउम्र इनके साथ जीता है। इनमें कुछ पूरी हो जाती है तो कुछ अधूरी रह जाती है। लेकिन कुछ लोग अलग मिट्टी के बने होते हैं जो उम्र के आखिरी पड़ाव तक अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी लगन से जुटे रहते हैं और दूसरों के लिए बड़ी प्रेरणा बन जाते हैं। ऐसी ही मिसाल पेश की है चंडीगढ़ की हरभजन कौर ने। छियानवे साल की हरभजन कौर उम्र के उस पड़ाव पर है जहां हर कदम चलने के लिए उन्हें वॉकर की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस उम्र में भी हरभजन एक्टिव रहती है। उन्हें खाली बैठना कतई पसंद नहीं। अपने काम खुद करती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इस उम्र में हरभजन ने वो कर दिखाया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। आज उनके नाम पर हरभजन ब्रांड है जो कि बेसन की बर्फी, चटनी, अचार और अलग अलग तरह के शरबत के लिए मशहूर है। खास बात यह है कि ये सभी आइटम हरभजन कौर खुद बनाती है। बचपन से ही मीठे की शौकीन रही हरभजन को बेसन की बर्फी बहुत पसंद है। यही बर्फी एक दिन उनको इतनी शोहरत और कामयाबी दिलाएगी, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। ऐसे शौक शुरू तो करना चाहते थे, मौका नहीं। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਕੇ बनाते ਸੀ। एक दिन मैं बैठी, मेरी बेटी ये मेरे पास बैठी, तो मेरे मैं इनका बेटा मैं तुहाडे नाल गल करनी, कहंदी दसो। मैं कहा तुसीं काम वाले, बच्चे भी सियाने हो गए, वो आपो अपने कामां ते जाण, सारे बिजी ने, मैं वेल बैठी की करा। मेरा दिल नहीं लगता, मैं वेला नहीं बैठ सकती। मैं अपने आप को बिजी रखना चाहती कि कुछ ना कुछ करती रहा, मेरा टाइम पास। तो फिर इन्होंने मैंने कहा, कहती तुसी जोड़ी चीज बनाते हो तुसी वो बनाओ। उम्र भर अच्छे से घर गृहस्थी संभालने वाली हरभजन के दिल में एक इच्छा थी, वो ये कि जिंदगी में उन्होंने सब कुछ किया लेकिन कभी पैसे नहीं कमाए, और ये इच्छा 90 साल की उम्र में जाकर पूरी हुई। मेरे मन की चाहना शुरू तो सी, बचपन तो काम सारे करती सन, तो पर मैनू दिल से भी जिस तरह अजकल टाइम बदल गया, सारे दुनिया बच्चे कुड़ियां किते दी किते पहुंच गई। असी भी कुछ करते, कोई ना कोई कमाई करे, देखती तो सही भी एक किस तरह की करके पैसे बना के मन की खुशी पूरी करके कुछ अपना तो कुछ होरना का ख्याल कर, तो बहुत मन में खुशी होती है कि बहुत अच्छा निकले चलिए। हरभजन कौर का 90 साल की उम्र में स्टार्टअप शुरू करने का वाकया भी काफी दिलचस्प है। पंजाब के तरन तारण में जन्मी हरभजन कौर शादी के बाद पति के साथ लुधियाना में रही। परिवार में अपनी 3 बेटियों के साथ हाउसवाइफ की तरह रहकर पूरी जिम्मेदारी संभाली। करीब 10 साल पहले पति के निधन के बाद सबसे छोटी बेटी रवीना सूरी के साथ रहने लगी।
इसी दौरान एक दिन उनकी बेटी ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसके जवाब में हरभजन कौर ने वर्षों से अपने दिल में दबी एक ख्वाहिश जाहिर कर दी। तो इन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि लाइफ बहुत अच्छी रही है, मेहनत की है मगर बहुत अच्छी रही है, मगर एक छोटी सी इच्छा जो है मेरी पूरी नहीं हुई कि मैंने अपने हाथ से कभी एक पैसा भी नहीं कमाया। सो फिर इनको मैंने बोला कि आप वही बनाओ जो आप सबसे ज्यादा अच्छा बनाते हो और जो आपको सबसे ज्यादा चीज अच्छी खुद को लगती है। इनके लिए एक बहुत बड़ी चीज बन गई, बिकॉज आज जैसे सेल करके आए और जो उन्होंने आज कमाया उसी को इन्होंने आगे 10 दिन के लिए यूज किया और इनको एक एम मिल गया लाइफ में। तो ये बहुत बिजी रहना शुरू हो गई और बहुत खुश रहती थी। 6 साल बाद हरभजन अब एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। हरभजन कौर के बनाए सेहत और स्वाद से भरपूर होममेड प्रोडक्ट्स लोगों को उनका बचपन याद दिला देते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर, कुछ अपने मन का करना चाहता है, मगर कुछ को वक्त तो कुछ को हालात इजाजत नहीं देते। नतीजा, जिंदगी आगे बढ़ जाती है और खुद के लिए जीने के अरमान पीछे छूट जाते हैं। बचता है तो बस एक काश कि खुद के लिए जिए होते। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। गुरुग्राम की मुक्ता सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जिंदगी की आपाधापी में वो अपने हिस्से की जिंदगी जीना ही भूल गई थी, लेकिन इन्होंने काश कहकर आ भरने के बजाय कुछ करने की ठानी और आज 60 साल की उम्र में वो एक कामयाब मॉडल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र पे मैं इतना ज्यादा उमंग के साथ लाइफ को जीऊंगी। चेहरे की ये चमक, फिटनेस का ये अंदाज, ये चुस्ती फुर्ती, कोई अंदाजा लगा पाएगा कि मुक्ता 60 साल की है और इस उम्र में मॉडलिंग करती है। अब भला मानने या नहीं मानने से क्या होगा, इससे सच्चाई तो बदलने वाली नहीं। खुद को पहचानने में मुक्ता को 58 साल लग गए। जब अपने हुनर को जाना तो उम्र की गिनती रोड़ा बनकर सामने खड़ी हो गई। लेकिन सारी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद मुक्ता ने सोच लिया था कि वो अब जिएंगी तो खुद को जिंदा रखने के लिए। 58 साल की उम्र से मॉडलिंग शुरू की। आज इनकी पहचान द ग्रे मॉडल के तौर पर है। मॉडलिंग की शुरुआत कैसे हुई, ये कहानी फिल्मी है और इसके सेंटर में है एक शादी। में एक शादी होने वाली थी और शादी में आप जानते हो कि शादी में लड़कियां ही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। शादी में बड़ी उम्र के लोग तो सिर्फ बैकग्राउंड में रहते हैं। तो मैंने एक डिजाइनर की बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रे कलर्ड साड़ी देखी, मेटालिक ग्रे, एंड मैंने सोचा कि ये मेरे बालों से बहुत मैच करती है, तो मैंने वो साड़ी ऑर्डर करी। नॉर्मली मैं इतनी महंगी साड़ी पहनती नहीं हूँ, पर मैंने वो डिजाइनर साड़ी ऑर्डर करी और मैं जब शादी में गई तो बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला, इवन फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। पीपल वर वॉकिंग अप टू मी एंड टेलिंग मी हाउ ब्यूटीफुल माई हेयर लुक्ड विद दैट साड़ी। तो एज अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड मैंने वो शादी की पिक्चर्स अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करी और जो डिजाइनर थे जिनकी वो साड़ी थी उन्होंने वो फोटोग्राफ देखी और उन्हें भी वो बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पे पोस्ट कर दी। उसके बाद जब उन्होंने मेरी पिक्चर्स अपने वेबसाइट पे और अपने इंस्टाग्राम पेज पे लगाई तो दूसरे डिजाइनर्स ने भी देखी और अप्रिशिएट की और उसके बाद फिर ये जर्नी शुरू हो गई। इससे पहले की कहानी वही है जो एक आम भारतीय महिला की होती है। शादी की परंपरा, बच्चों की परवरिश, मां की देखभाल की जिम्मेदारी, ये सभी जिंदगी के अहम हिस्से होते हैं।
लेकिन इन सब में मुक्ता, जो खुद को स्टाइलिश रखना पसंद करती है, खुद को कहीं भूल गई थी। फिर एक दिन बेटी ने याद दिलाई। मामला बालों को रंगने से शुरू हुआ और खत्म हुआ मॉडलिंग। तो मुझे थोड़ा सा रिडंडेंट फील होने लगा कि मेरी इतनी ज्यादा जरूरत किसी को नहीं है। और उससे पहले मैं अपनी माँ का भी ख्याल रखती थी, जो कि कैंसर से लड़ रही थी। तो 2019 में हमने उनको भी लूज कर दिया। तो उसके बाद मेरी लाइफ में एक तरह से खालीपन सा आ गया। और मेरी मदर की बीमारी के दौरान ही मैंने अपने बाल कलर करना बंद कर दिया। मेरी डॉटर ने भी बहुत ज्यादा रिजेंट किया। उसने कहा, मम्मा आप बहुत अच्छी, बहुत यूथफुल लगती हो, अगर आपने बाल कलर करना बंद कर दिया तो आप अपनी लाइफ पे गिव अप कर दोगी। शी लव्स मी सो मच, शी डिडंट वांट टू वांट मी टू बिकम डिसइंटरेस्टेड इन लाइफ। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया कि मैं बाल कलर करना जरूर बंद करूंगी, पर मैं अपनी फिटनेस, अपने स्टाइल का मोर देन एवर ध्यान रखूंगी। 58 साल की उम्र में जिंदगी की नई शुरुआत करना आसान नहीं होता, लेकिन मुक्ता कुछ नया करने की ठान चुकी थी। इसके लिए मुक्ता को हिम्मत मिली दुबई बेस्ड मॉडल कैरोलिन से, जिसे ये सोशल मीडिया पर फॉलो करती है। कैरोलिन ने भी 57 साल की उम्र में मॉडलिंग की शुरुआत की और दुनिया में सिल्वर मॉडल के नाम से मशहूर है। मैं एक इंटरनेशनल मॉडल हैं, उनका नाम है कैरोलाइन लाबूशर। मैं उनको फॉलो करती हूँ और मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मेरी ही उम्र में अपना मॉडलिंग करियर शुरू करा। उनकी बेटी वोग मॉडल है और उनकी बेटी ने उनका नाम सजेस्ट किया किसी ब्रांड को, क्योंकि वो सिल्वर हेड लेडी ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने अपनी माँ की फोटोग्राफ्स दिखाई और उन्होंने फिर मॉडलिंग करियर शुरू करा। और वो अब इंटरनेशनली इतनी वेल नोन मॉडल हैं कि मैं उन्हीं से इंस्पायर्ड। अपनी जिंदगी में रंग भरने वाली मुक्ता कैनवास पर भी रंग भरने में माहिर है। एयरफोर्स पायलट से शादी की, रिटायरमेंट के बाद बच्चों के साथ हरियाणा के गुरुग्राम में बस गए। मॉडलिंग के बाद जो समय बचता है वो पेंटिंग, परिवार और खुद को फिट रखने में गुजर जाता है। मॉर्निंग में मैं प्रेयर्स, आई डू मॉर्निंग प्रेयर्स, और उसके बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ। I keep alternating between aerobics and weight training, sometimes yoga. तो एक ही मतलब तरह की एक्सरसाइज मैं नहीं करती हूँ। I keep changing because जिस दिन मैं ज्यादा ट्रेडमिल पे दौड़ लेती हूँ या ज्यादा वेट ट्रेनिंग कर लेती हूँ, उसके अगले दिन मैं सिर्फ स्ट्रेचेस करती हूँ। पेंटिंग मेरे लिए मेडिटेशन की तरह है। तो जब मेरा दिल उदास होता है तो मैं अपने आप को एकदम से लिफ्ट अप कर लेती हूँ पेंटिंग करके। जिस उम्र में लोग थक कर बैठ जाते हैं, जिंदगी के उस मोड़ से मुक्ता से नई शुरुआत हुई। भले ही सफर देर से शुरू हुआ, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से 60 साल की उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में अपना अलग स्थान बना चुकी है, जिसमें मुक्ता की बेटी, पति और परिवार पूरी तरह साथ हैं। रंग बिरंगे खिलौने देखकर बच्चों के साथ बड़ों का भी दिल खुश हो जाता है। काशी में बनने वाले लकड़ी के खूबसूरत खिलौने आजकल काफी चर्चा में हैं। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान की तर्ज पर काशी का खिलौना कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। शहर के खिलौना कारोबारी मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से ये बड़ा बदलाव आया है। एक नजर में ही ये खूबसूरत खिलौने दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ये वाराणसी के पारंपरिक खिलौने हैं, जो अब नए रंग रूप में सज धज कर तैयार हो रहे हैं। लकड़ी से बने नई जनरेशन के इन खिलौनों में पौराणिक पात्रों के साथ बुलडोजर की भी एंट्री हो गई है। आजकल बुलडोजर की बड़ी चर्चा है। बुलडोजर
बुलडोजर भी लकड़ी के खिलौनों में बनारस में आ गया। तो इसमें ये देखिए पूरा यहाँ पे उत्तर प्रदेश और उत्तम प्रदेश पूरा ये लिखा हुआ है और इसमें एक ड्राइवर बैठा है जो चला रहा है और ये पूरा ऐसे चलेगा। और इसको सबसे खासियत है इसका नाम हम लोग ने रखा है बुलडोजर बाबा। अभी देखिए जैसे ये बंदर है, लोग कहते हैं बंदर उछलता है, तो इसको हम लोग ने एक मॉडर्न टच देके कैसा खिलौना बना दिया। हाँ, ये तो देखने में लग रहा है। ये पूरा ऐसे बना दिया और इसका बहुत शाइनिंग इसमें है, बहुत फिनिशिंग इसकी है। हाँ, ये पूरा ये शाइन है और इसकी सबसे बड़ी नॉन टॉक्सिक है कि अगर बच्चे खेल भी नहीं और खेलते खेलते मुंह में भी डाल लें तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। चटकदार रंग और नए नए डिजाइन वाले ये खिलौने विदेशों में भी धूम मचा रहे हैं। शहर के खिलौना कारोबारी इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं, जो कि वाराणसी से सांसद भी हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि अभी जो इंडोनेशिया जर्मनी में G7 समिट में हुआ था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को राम दरबार भेंट किया था। तो बहुत ही अच्छा लगा कि बनारस में हम लोग का यहाँ से बना हुआ राम दरबार किसी देश के राष्ट्रपति को दिया जा रहा है। तो ये हम लोग के लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात है, बनारस के लिए सम्मान की बात है कि एक हमारे हम जैसे आर्टिजन का बना हुआ चीज बाहर दिया जा रहा है। और बहुत अच्छा लगा था, तो बहुत खुशी मिलती है और हम लोग कारीगरों पर उत्साह भी है और हम लोग काफी चीज और बनाने की प्रेरणा मिला है और काफी चीज बना। एक अनुमान के मुताबिक बनारस में हाथ से बनने वाले लकड़ी के इन खिलौनों का सालाना कारोबार 50 करोड़ तक पहुंच गया है। आने वाले दिनों में इस कारोबार के और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि खास तौर पर विदेशों में इन खिलौनों की डिमांड काफी बढ़ रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन स्पेशल टॉयज की ब्रांडिंग की है। वाराणसी के चमचमाते खिलौनों की चर्चा विदेशों में भी हो रही है। तमाम खिलौनों के बीच रखा ऐसा ही एक राम दरबार प्रधानमंत्री मोदी ने G7 समिट के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को गिफ्ट किया था, जिसके बाद लकड़ी और रोगन से बने GI टैग वाले इन खिलौनों की चमक और धमक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिखर गई। GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसी खास प्रोडक्ट को दिया जाता है, जो ये बताता है कि वो केवल उसी विशेष जगह पर बनता है, ताकि उसे कॉपी न किया जा सके। जाहिर है, देसी खिलौनों के दम पर आत्मनिर्भर बन रहे वाराणसी के कारीगरों के लिए ये बड़े फख्र की बात है। बदलाव है, पहले तो मतलब से रंग लोकल लगता था, सब मतलब वो था, लेकिन अब सब फैब्रिक कलर है, वाटरप्रूफ कलर है, पॉलिश भी टच का है, मतलब अच्छा सब हो रहा है कि मतलब गिरे, मतलब पानी में भी जाए तो कोई रंग बहने होने का कोई वो नहीं है। बच्चे भी एक बार मुंह में डाले तो मुंह में भी मतलब कोई मतलब नुकसान न दे, सब ऐसा कलर यूज हो रहा है यहाँ पे। काम भी सब बढ़िया। बनारस में लकड़ी के खिलौने बनाने का सबसे बड़ा बदलाव इसको रंगने में आया है। पहले के मुकाबले अब ज्यादा चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बाजार में मौजूद दूसरे खिलौनों के मुकाबले ये ज्यादा चमकीले और आकर्षक दिखते हैं। यूपी सरकार भी इन खिलौनों को प्रमोट करने में जुटी है, ताकि कोई भी सैलानी काशी घूमने आए तो अपने साथ निशानी के तौर पर इन खिलौनों को भी ले जाए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर भी एक स्टॉल लगाया गया है, जहां रखे खिलौने यात्रियों का ध्यान खींच लेते हैं। पहले की जो चीजें हैं वो अभी तो बहुत कम मिल रहा है और अब देखने को मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये भी यूज करना चाहिए लोगों को। अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हम लोग भी खेल चुके हैं और देख चुके हैं ये सब चीजें। लकड़ी के खिलौनों का बनारस से संबंध पुराना है, पर नई है वो सोच जिसने पौराणिक पात्रों और परंपरागत खिलौनों को नए रंग रूप में सजाकर बाजार से जोड़ा है। इसीलिए ये खिलौने न सिर्फ लोगों की पसंद बन रहे हैं, बल्कि विश्व पटल पर भी अपनी चमक बिखेरने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था, जिसके बाद स्वदेशी सामानों को लेकर एक क्रांति का दौर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री के इस नारे ने खरीदारों के साथ उन लोगों को भी हौसला दिया जिनके हाथों में हुनर था। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश की मंजू की, जिसने अपने हुनर के दम पर अपने जीवन को संवारा, वो भी अकेले। जब सफलता मिलने लगी तो कारवां बढ़ता गया। आज मंजू की कामयाबी कई महिलाओं के लिए
प्रेरणा का काम कर रही है। वोकल फॉर लोकल, ये हमें व्यवहार में लाना ही होगा। वोकल फॉर लोकल के प्रधानमंत्री के नारे ने स्वदेशी सामानों को लेकर देश में अलख जगा दी, जिसकी रोशनी से सोलन की मंजू की जिंदगी जगमग हो जाएगी। मंजू और उनकी टीम अपने हाथों से कुश और मौली के धागों से कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है, जो रोजाना इस्तेमाल के साथ सजावट के काम में लाए जाते हैं। आज हाल ये है कि जो सफर 4 साल पहले एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था, आज पूरे देश में फैल गया। हमने एक छोटा सा काम शुरू किया था समूह में, पहले 20 की लेडीजों ने हमने इसकी ट्रेनिंग ली थी, तो उसमें से पहले किसी ने काम शुरू नहीं किया, मैंने अकेले ने काम शुरू किया है ये। और फिर अब मैं इसकी ट्रेनिंग और महिलाओं को भी दे रही हूँ, जो मेरे साथ और भी काम कर रही है महिलाएं आज। सोलन के पूरे इलाके में मंजू की अपनी एक अलग पहचान है। कुश और मौली से बनाई चीजें हाथों हाथ बिक जाती हैं। ये तो बात हो गई आज की, लेकिन बीता कल ऐसा नहीं था। गरीबी और लाचारी ने जीवन को चंगुल में ले रखा था। फिर 2018 में पंचायत की एक योजना में मंजू को उम्मीद की रोशनी दिखी। मेरी बहुत मजबूरी थी, तो मैंने ये काम शुरू किया था, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, बच्चों का पालने के लिए भी कोई सोर्स नहीं था। मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, तो मैंने धीरे धीरे ये जब काम शुरू किया, जब मैंने अपना ये काम शुरू किया, तो फिर बेचने में भी दिक्कत आती थी, तो बहुत सी मुश्किलें आई मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए आज। तो इस मुसीबतों का सामना करते करते मैं आज यहाँ पहुँची हूँ, और अपने साथ और भी महिलाएं तैयार कर रही हूँ जो मेरी तरह और भी अच्छा काम करें। आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि मैं हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। हुनरमंद होकर जिन प्रोडक्ट को बनाने में मंजू ने पसीने बहाए, उसके खरीदार नहीं मिल रहे थे। लगा सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हताश होकर मंजू ने सड़क किनारे अपनी दुकान लगाई। नतीजा चौंका देने वाला निकला। सारी चीजें हाथों हाथ बिक गई। लोगों ने पसंद भी किया। पहले दिन ही 1632 रुपए की कमाई हुई। फिर एक दिन वहां से गुजर रहे एक अधिकारी की नजर मंजू के हुनर पर पड़ी, और यहीं से दिन बदल गए। बबीता मैडम है कंडा घाट के, उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रोडक्ट बनाओ, फिर आपको मैं बेचने का इसको बताऊंगी कैसे बेचना है। तो मैंने ये प्रोडक्ट बनाए, उन्होंने मुझे कंडा घाट बुलाया। कंडा घाट में मैंने ये अपने ब्लॉक के बाहर अपने बेचना शुरू कर दिया, तो मेरी बड़ी अच्छी सेल हुई थी। स्टार्टिंग में मेरी यहाँ भी सड़क में भी बहुत अच्छी सेल हुई थी। पहले ही दिन मेरी 1600 की सेल हुई थी, जो आज भी मैंने अपने अकाउंट में रखे हैं, उसको मैं कभी नहीं खर्चूंगी जिंदगी में। हिंदू परंपरा में कुश को बहुत पवित्र माना जाता है, जिसका नाता श्री राम से भी है और भगवान विष्णु से भी। लिहाजा इससे ज्यादातर पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीजें ही बनाई जाती हैं। मंजू ने सजावट से जुड़ी चीजें भी बनाई। पंचायत की योजना से कुल 60 महिलाओं ने काम सीखा था, लेकिन प्रोडक्ट बनाकर बाजार में उतरने की हिम्मत केवल एक ने दिखाई। अकेली होने के बावजूद नाम और काम बढ़ता गया, जिसे देखकर आत्मनिर्भरता की तलाश में भटक रही दूसरी महिलाओं को भी एक रास्ता दिखा। आज 50 से ज्यादा महिलाओं का समूह मंजू के साथ काम करता है। मुझे कामयाब होते देखा तो खुद ही महिलाएं आने लगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमें भी सिखाओगे। तो धीरे धीरे मैंने ब्लॉक में इसकी ट्रेनिंग मांगी कि हमें ये ट्रेनिंग दो, तो हम और महिलाओं को भी ट्रेनिंग देंगे अपने साथ। तो वहां से हमें ये ट्रेनिंग मिली। फिर जब ट्रेनिंग देनी शुरू की तो प्रोडक्ट थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे पहले तो रोड में लगाते थे, धीरे धीरे कुछ ऐसा हमें प्लेटफॉर्म मिला कि जहां हम बैठ के ये प्रोडक्ट अपने बना के बेच सकते हैं। आपसे हमने इनको मंजू जी को देखा था काम करते हुए, तो हम सोच रहे थे भी हम भी काम करें। तो हमने इनको बोला था कि हमारे को ट्रेनिंग दी जाए। तो हमारे को 3 महीने की ट्रेनिंग दी गई है, इसमें NRLM के थ्रू दी गई थी। हम यहीं आते थे ट्रेनिंग के लिए। हमने 3 महीने तक ट्रेनिंग ली है और उसमें सीखा है हमने। अब हम थोड़ा थोड़ा बनाते हैं। अब बाहर तो नहीं जा पाते हैं बेचने के लिए, तो हम इनके पास ही दे देते हैं, भी हमारा सामान बेच दो। जैसे ये शुरू में ट्रेनिंग हुई थी तो थोड़ा सिंपल ही काम था हमारा। अब इसमें थ्रेड का भी हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन मिला के कि ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। और फिर इसमें नए नए प्रोडक्ट्स, जैसे ये ज्वेलरी हम अब
इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। अब अपनी टीम के दम पर मंजू प्रोडक्ट्स का दायरा बढ़ाने में जुटी। स्लीपर, बैग, जूते के साथ 40 तरह की चीजें बनाई जा रही हैं। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने का हौसला बहुत कम लोगों में होता है। मंजू ने साबित कर दिया है कि हौसले को हुनर का साथ मिल जाए तो कठिन से कठिन सफर भी आसान हो जाता है। लोकल फॉर वोकल, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत, उसका साक्षात उदाहरण है ये महिलाएं, जिन्होंने 4 साल पहले पवित्र कुशा और मौली से इन प्रोडक्ट्स की शुरुआत की थी, जिनकी डिमांड अब पूरे देश भर में हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। गुड न्यूज टुडे पर कल रात फिर आऊंगी देश की बात सुनाने। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।